राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके घर में सिर्फ दो ही लोग थे, वो और उसकी बुढ़ी माँ। मोहन के पिता का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत ही छोटा था। उसके बाद से ही माँ और बेटे की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। माँ गांव के घरों में छोटे मोटे काम करके कुछ अनाज कमा कर लाती और मोहन गांव के जमींदार की गाय चराने का काम किया करता था। जमींदार का नाम ठाकुर सूरज सिंह था। वह बहुत ही अमीर था, मगर उतना ही घमंडी और कठोर भी था। उसकी दर्जनों गायें थी। उन्हें चराने की जिम्मेदारी मोहन पर थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ जाता। माँ उसके लिए खाना बांध देती और वह गायों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता। जंगल का रास्ता लंबा था, लेकिन मोहन को वह रास्ता बहुत ही अच्छा लगता था। वहाँ हवाएं साफ थी, पेड़ों की छांव थी। मोहन को एक और चीज का बहुत ही शौक था, बांसुरी बजाने का। उसने खुद अपने हाथों से बांस की एक छोटी सी बांसुरी बनाई थी। जब गाय घास चरने लगती तो वह किसी पेड़ की छांव में बैठ जाता और बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर होती कि आसपास के पक्षी भी चुप होकर उसे सुनने लगते थे। जब शाम होती तो वह गायों को लेकर वापस लौटता और जमींदार के आहते में उन्हें बांध देता। जमींदार हर दिन गायों की गिनती करता। एक दिन की बात है, मोहन रोज की तरह गायों को लेकर जंगल गया। उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था। हवा ठंडी चल रही थी और आसमान साफ था। गाय घास चरने में लगी हुई थी। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और धीरे धीरे बजाने लगा। धुन इतनी प्यारी थी कि मोहन खुद भी उस संगीत में खो गया। काफी देर तक बांसुरी बजाता रहा, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चला कि उसी दौरान एक गाय झुंड से अलग होकर जंगल के अंदर चली गई। जब सूरज ढलने लगा तो मोहन ने बांसुरी बजाना बंद किया और गायों को इकट्ठा करने लगा। एक एक करके वह सबको हाँक कर रास्ते की ओर ले जाने लगा। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने दोबारा गायों की गिनती की, फिर से गिना, फिर तीसरी बार गिना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक गाय कम थी। मोहन घबरा गया। वो तुरंत जंगल के अंदर भागा और उस गाय को ढूंढने लगा। वे झाड़ियों के बीच गया, नदी के किनारे गया, पेड़ों के पीछे देखा, लेकिन गाय कहीं नहीं मिली। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। थका हारा और परेशान मोहन बाकी गायों को लेकर गांव लौट आया। जैसे ही जमींदार ने गायों को देखा, उसने तुरंत गिनती की। फिर उसकी भौहें सिकुड़ गई। जमींदार गरजा, एक गाय कहाँ है? मोहन डरते डरते बोला, मालिक, शायद जंगल में कहीं भटक गई है। मैं सुबह फिर ढूंढने जाऊंगा। लेकिन जमींदार बहुत ही गुस्से में था। उसने जोर से डांटते हुए कहा, मुझे बहाने मत सुनाओ। तुम्हारी लापरवाही से मेरी गाय खो गई है। फिर उसने कठोर आवाज में कहा, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। और सुन लो, 1 महीने के अंदर अंदर उस गाय की कीमत चुकानी होगी, नहीं तो तुम्हें बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गरीब लड़का इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाता? वे चुपचाप घर लौट आया। माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। मोहन ने सारी बात बता दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अगले कई दिनों तक मोहन ने गांव में काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे काम देने की हिम्मत नहीं करता था। सब लोग जमींदार से डरते थे। अब मोहन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। एक शाम उसने माँ से कहा, माँ, मैं दूसरे नगर जाऊंगा, वहां कुछ काम करूंगा और जमींदार का पैसा चुका दूंगा। माँ की आंखें भर आई, लेकिन उसने बेटे को रोका नहीं। अगली सुबह मोहन ने अपनी छोटी सी गठरी बांधी, अपनी बांसुरी उठाई और माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। मोहन सुबह सुबह अपने छोटे से घर से निकल पड़ा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। मोहन के पास ज्यादा सामान तो नहीं था, बस एक छोटी सी गठरी और उसकी प्यारी सी बांसुरी।
जिसे वह कभी अपने से दूर नहीं करता था। गांव से बाहर निकलते ही लंबा रास्ता शुरू हो गया। चारों तरफ खेत थे। फिर धीरे धीरे रास्ता जंगल की तरफ मुड़ गया। काफी देर चलने के बाद मोहन थक गया। चलते चलते वह थक गया। उसे रास्ते के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। मोहन उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसने अपनी बांसुरी निकाली और धीरे धीरे बजाने लगा। जंगल में शांति थी। हवा हल्के हल्के पत्तों को हिला रही थी और बांसुरी की मधुर धुन दूर तक फैल रही थी। तभी थोड़ी देर बाद पास के रास्ते से एक साधु वहां पहुंचे। साधु ने जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, वे रुक गए। कुछ देर तक वे शांत खड़े होकर मोहन की धुन सुनते रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी बांसुरी में तो बहुत ही मिठास है। मोहन तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गया। साधु ने प्यार से पूछा, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मोहन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। गायक होने की बात, जमींदार का गुस्सा और 1 महीने में पैसे चुकाने की शर्त। साधु ने ध्यान से सब सुना। फिर बोले, शायद भगवान तुम्हें किसी बड़े काम के लिए यहाँ तक लाए हैं। मोहन ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम? साधु ने कहा, इस जंगल के पार एक बड़ा राज्य है। वहां के राजा की बेटी है राजकुमारी चंद्रलेखा। फिर साधु ने उसके बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। वे बहुत ही सुंदर है। उसे संगीत आता है, शास्त्रों का ज्ञान है, तलवार चलाना भी जानती है। राजा ने बचपन से ही उसे सबसे बड़े गुरुओं से शिक्षा दिलवाई है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। फिर साधु की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, उसकी एक बड़ी कमजोरी भी है, घमंड। अपनी बुद्धि और कला पर उसे इतना घमंड हो गया है कि वह किसी को अपने बराबर नहीं समझती। इसी घमंड में उसने अपने विवाह के लिए एक अजीब शर्त रख दी है। मोहन ने पूछा, कैसी शर्त? साधु बोले, जो भी युवक उससे विवाह करना चाहता है, उसे उसकी कठिन पहेलियों और परीक्षाएं पार करनी होगी। जो असफल होता है, उसे महल की जेल में डाल दिया जाता है। मोहन चौंक गया। लेकिन महाराज, आपको ये सब कैसे पता? साधु हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, क्योंकि मैं ही उसका गुरु हूँ। मोहन आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। साधु ने कहा, मैंने ही उसे शिक्षा दी थी, लेकिन जब उसे अपनी बुद्धि पर घमंड हो गया तो उसने मेरे सामने भी अभिमान दिखाया। कुछ पल के लिए साधु चुप हो गए। फिर उन्होंने मोहन की तरफ देखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि कोई उसका घमंड तोड़े, उसे सिखाए कि असली ज्ञान विनम्रता में होता है। मोहन घबरा गया। महाराज, मैं तो एक साधारण चरवाहा हूँ। साधु मुस्कुराए। कभी कभी भगवान बड़े काम साधारण लोगों से करवाते हैं। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोहन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर इससे मेरा जीवन भी बदल सकता है तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ। साधु ने मोहन से सिर हिलाया और उन्हें हाँ किया। उन्होंने कहा, तो फिर आज रात मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो। कल से तुम्हारी तैयारी शुरू होगी। मोहन उनके साथ जंगल के अंदर उनकी छोटी सी कुटिया की ओर चल पड़ा। साधु की कुटिया जंगल के अंदर एक शांत जगह पर थी। उस रात साधु ने मोहन को खाना खिलाया और आराम करने को कहा। अगली सुबह सूरज निकलते ही साधु ने उसे जगाया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें राजकुमारी का सामना करना है तो पहले खुद को तैयार करना होगा। फिर शुरू हुआ मोहन के 3 दिन की शिक्षा। पहले दिन साधु मोहन को जंगल में ले गए। उन्होंने कहा, बेटा, बुद्धिमान वही होता है जो ध्यान से देखना और सीखता है। उन्होंने उसे सिखाया लोगों के चेहरे से उनके भाव पढ़ना, बातों के पीछे छिपे अर्थ समझना और जल्दी घबराए बिना सोचना। साधु ने कई सवाल पूछे और मोहन की समझ को परखा। धीरे धीरे मोहन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। दूसरे दिन साधु ने कहा, दरबार में लोग तुम्हें छोटा समझेंगे, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, कोई तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम शांत रहे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। उन्होंने मोहन को कई कठिन सवाल पूछे और उसे सोचकर जवाब देने को कहा। तीसरे दिन शाम को साधु ने उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा,
अब मैं तुम्हें 3 ऐसी पहेलियां बताऊंगा जो राजकुमारी को भी उलझा सकती है। मोहन ध्यान से सुनने लगा। साधु ने धीरे धीरे उसे 3 पहेलियां बताई, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी। इन पहेलियों को तुरंत मत बताना। पहले राजकुमारी की चाल समझना, फिर सही समय पर इन्हें पूछना। फिर साधु ने उसकी बांसुरी हाथ में ली। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ ही क्षणों में बांसुरी हल्की चमकने लगी। साधु बोले, अब ये साधारण बांसुरी नहीं रही। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े, इसे बजाना। मोहन आश्चर्य से बांसुरी को देखने लगा। अगली सुबह विदा का समय आ गया। मोहन ने साधु के चरण छुए। मोहन ने अपनी गठरी उठाई और बांसुरी कमर में लगाई। फिर वह राजकुमारी के राज्य की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार मोहन उस राज्य की सीमा तक पहुंच गया जहां राजकुमारी चंद्रलेखा रहती थी। नगर बहुत ही विशाल और श्रीमंत था। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े बाजार, हर तरफ लोगों की भीड़। मोहन धीरे धीरे चलते हुए राजमहल के सामने पहुंचा। महल का द्वार बहुत ही विशाल था। दोनों ओर भारी कवच पहने सैनिक खड़े थे। एक सैनिक ने उसे रोककर पूछा, कौन हो तुम? मोहन ने बड़ी ही आसानी से कहा, मैं दूर के गांव से आया हूं। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा की चुनौती स्वीकार करना चाहता हूं। सैनिक पहले तो हंस पड़े। तुम एक साधारण चरवाहा हो, लेकिन नियम था कि जो भी चुनौती देना चाहे उसे दरबार में ले जाया जाए। थोड़ी देर बाद मोहन को राज दरबार में ले जाया गया। दरबार बहुत ही भव्य था। बीच में राजा का सिंहासन था और चारों तरफ मंत्री और विद्वान बैठे हुए थे। मोहन ने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे गौर से देखा और बोले, युवक, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या होता है? मोहन ने शांत स्वर में कहा, जी महाराज, मैं सब जानता हूँ। राजा बोले, जो भी मेरी बेटी की चुनौती में असफल होता है उसे महल की जेल में डाल दिया जाता है। मोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी दरबार के बड़े दरवाजे खुले। राजकुमारी चंद्रलेखा अंदर आई। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। राजकुमारी की चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में तेज चमक। उसने मोहन को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो तुम हो वो युवक जो मेरी चुनौती स्वीकार करना चाहता है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, जी राजकुमारी। राजकुमारी ने थोड़ा व्यंग करते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम मुझे बुद्धि में हरा पाओगे। मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, बुद्धि कपड़ों या पद से नहीं मापी जाती। राजकुमारी बोली, अच्छा, तो पहले तुम मुझे अपनी पहेली पूछो। मोहन को साधु की बातें याद आई। वो थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, राजकुमारी, मेरी पहली पहेली सुनिए। पहली पहेली, मोहन बोला, वे कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा सूखती है उतनी ही ज्यादा गीली हो जाती है? दरबार में लोग सोचने लगे। राजकुमारी भी कुछ पल सोचती रही, लेकिन उसे उत्तर समझ में नहीं आया। काफी देर बाद उसने स्वीकार किया कि मैं इसका उत्तर नहीं जानती। मोहन मुस्कुराया, उत्तर है तौलिया। दरबार में हलचल होने लगी। राजकुमारी पहली बार थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने कहा, एक पहेली से कुछ साबित नहीं होता, दूसरी पूछो। दूसरी पहेली, मोहन बोला, वे कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के रोती है? राजकुमारी फिर सोचने लगी। दरबार में बैठे विद्वान भी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद राजकुमारी ने सिर हिलाया, मैं इसका उत्तर भी नहीं जानती। मोहन बोला, उत्तर है बादल। अब दरबार में लोग हैरान हो गए। राजकुमारी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अब मोहन ने तीसरी पहेली पूछी, वे क्या है जो राजा के पास भी है, गरीब के पास भी है, लेकिन जब वह चला जाता है तो कोई उसे वापस नहीं ला सकता? इस बार राजकुमारी बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन उसे उत्तर समझ में ही नहीं आया। आखिरकार उसने धीरे से कहा, मैं हार मानती हूँ। मोहन बोला, उसका उत्तर है समय। दरबार में बैठे लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। राजा भी प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, नियम के अनुसार अब तुम्हें इस युवक से विवाह करना होगा।
लेकिन राजकुमारी अभी भी अपने घमंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तुरंत कहा, नहीं पिता, ये चरवाहा इतनी आसानी से नहीं जी सकता। फिर उसने मोहन की ओर देखकर कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मेरी 3 शर्तें भी पूरी करनी होगी। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने पहली शर्त बताई, महल के मैदान में 100 जंगली खरगोश है। तुम्हें उन्हें 3 दिन तक संभाल कर रखना होगा। अगर एक भी खरगोश खो गया तो तुम असफल हो जाओगे। फिर उसने दूसरी शर्त बताई, तुम्हें एक कमरे में बंद किया जाएगा जहां 100 रोटियां होगी। तुम्हें एक ही दिन में सब खत्म करनी होगी। फिर उसने तीसरी शर्त बताई और आखिरी परीक्षा, तुम्हें एक ही रात में गेहूं और जौ के बड़े ढेर को अलग अलग करना होगा। दरबार में बैठे लोग समझ गए कि यह लगभग असंभव काम है। राजकुमारी मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अभी भी अपनी जीत पर भरोसा रखते हो? मोहन ने कुछ क्षण सोचा। उसने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी सभी शर्तें स्वीकार करता हूँ। राजकुमारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे विश्वास था कि इस बार वह जरूर जीत जाएगी। लेकिन मोहन को अभी ये नहीं पता था कि आगे आने वाले 3 दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले हैं, और यही 3 दिन तय करेंगे कि एक गरीब चरवाहा सच में राजकुमारी का घमंड तोड़ पाएगा या नहीं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, मोहन को महल के पीछे बने मैदान में ले जाओ जहां खरगोश रखे गए हैं। सैनिक मोहन को महल के पीछे एक बड़े से मैदान में ले गए। वहां एक विशाल बाड़ा बना हुआ था। उसके अंदर 100 जंगली खरगोश इधर उधर दौड़ रहे थे। वे इतने तेज और चंचल थे कि उन्हें देखकर ही समझ में आ जाता था कि उन्हें संभालना कितना मुश्किल होगा। एक सैनिक बोला, यही है तुम्हारी पहली परीक्षा। 3 दिन तक इन्हें खुले मैदान में चराओ और शाम को बिना एक भी खरगोश खोए इन्हें वापस लाना होगा। मोहन ने सिर हिलाया। अगली सुबह वो खरगोश को लेकर मैदान की ओर निकल पड़ा। जैसे ही बाड़ा खोला गया, खरगोश चारों तरफ भागने लगे। मोहन कुछ पल के लिए घबरा गया। उसे लगा कि इतने सारे खरगोश को संभालना सच में बहुत ही कठिन है। तभी उसे साधु की दी हुई जादुई बांसुरी की याद आई। उसने धीरे से बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा। बांसुरी की मधुर धुन हवा में फैल गई। तभी एक अजीब सा दृश्य हुआ। जो खरगोश इधर उधर भाग रहे थे वे धीरे धीरे रुकने लगे। फिर एक एक करके वे मोहन की ओर आने लगे। कुछ ही देर में सारे खरगोश उसके आसपास इकट्ठा हो गए। मोहन ये देखकर खुद भी हैरान रह गया। उधर महल की खिड़की से राजकुमारी ये सब कुछ देख रही थी। वह सोचने लगी, ये कैसे संभव है? लेकिन उसने तुरंत सोचा, कोई बात नहीं, अभी 3 दिन बाकी है। उसे विश्वास था कि मोहन किसी न किसी तरह जरूर असफल होगा। उधर मोहन दिन भर मैदान में बैठकर बांसुरी बजाता रहा। खरगोश उसके आसपास शांति से बैठे रहते। शाम होते ही वे फिर बांसुरी बजाता और सारे खरगोश उसके पीछे पीछे चलते हुए वापस बाड़े में आ जाते। पहला दिन आसानी से बीत गया, लेकिन राजकुमारी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है ये चरवाहा किसी चाल से काम कर रहा है। हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने कहा, तुम क्या करना चाहती हो राजकुमारी? राजकुमारी ने धीरे से योजना बताई। अगले दिन सुबह राजा ने साधारण गांव वाले का वेश धारण किया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने। फिर वे मैदान की ओर चल पड़े जहां मोहन खरगोश के साथ बैठा हुआ था। मोहन उस समय पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। खरगोश शांति से उसके आसपास बैठे हुए थे। राजा पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम मुझे एक खरगोश बेच सकते हो? मोहन ने उस आदमी को ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर राजा के हाथ में पहनी हुई एक खास अंगूठी पर पड़ी। वो तुरंत समझ गया कि ये साधारण आदमी नहीं, खुद राजा है। लेकिन उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वो मुस्कुराकर बोला, खरगोश मिल सकता है, लेकिन इसकी कीमत होगी। राजा ने पूछा, क्या कीमत? मोहन ने शांत स्वर में कहा, अगर आप मेरे जूते उतार कर मेरे पैर धो दे तो मैं आपको एक खरगोश दे दूंगा।
राजा ये सुनकर चौंक गए। ये बात उनके लिए बहुत ही अपमानजनक थी, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर इससे राजकुमारी इस चरवाहे से शादी करने से बच जाए तो ये छोटी सी बात है। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर धीरे धीरे मोहन के जूते उतारे, उसके पैर पानी से धो दिए। मोहन ने तब उन्हें एक खरगोश दे दिया। राजा खुश होकर वापस महल की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि अब चरवाहा जरूर असफल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राजा थोड़ी दूर पहुंचे, मोहन ने फिर से बांसुरी बजाई। बांसुरी की आवाज सुनते ही वह खरगोश अचानक राजा की गोद से कूदकर भागा और तेजी से दौड़कर फिर मोहन के पास आ गया। राजा ये देखकर हैरान रह गए। अब उन्हें समझ में आ गया कि ये चरवाहा सच में साधारण नहीं। वे चुपचाप महल लौट आए। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ। तीसरे दिन भी वही हुआ। मोहन ने बांसुरी बजाई और सारे खरगोश उसके पास ही रहे। शाम होते ही उसने फिर बांसुरी बजाई और सारे खरगोश सुरक्षित बाड़े में लौट आए। 3 दिन पूरे हो चुके थे जब मोहन दरबार में वापस पहुंचा और 100 के 100 खरगोश सुरक्षित लौट आए तो दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। राजा भी उसकी बुद्धि से प्रभावित हुए, लेकिन राजकुमारी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, ठीक है, तुमने पहली शर्त पूरी कर ली, लेकिन अभी 2 और परीक्षाएं बाकी है। फिर उसने सैनिक को आदेश दिया, इसे उस कमरे में बंद कर दो जहां 100 रोटियां रखी है। सैनिक मोहन को महल के एक बड़े से कमरे में ले गए। कमरे के अंदर सचमुच 100 बड़ी बड़ी रोटियां रखी हुई थी। दरवाजा बंद कर दिया गया। मोहन कमरे के बीच में खड़ा उन रोटियों को देखता रहा। वह समझ गया कि यह काम अकेले इंसान के लिए लगभग असंभव है। इतनी रोटियां तो कई लोग मिलकर भी मुश्किल से खा पाते हैं। कुछ देर तक वह सोचता रहा। फिर उसे साधु की बातें याद आई। उसने धीरे से अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। बांसुरी की मधुर धुन पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। खिड़कियों से पक्षियों का झुंड अंदर आने लगा। छोटे छोटे चिड़िया, कबूतर, कई तरह के पक्षी कमरे में भर गए। वे सब रोटियों के पास बैठ गए और उन्हें चुगने लगे। मोहन बस शांति से बैठा बांसुरी बजाता रहा। कुछ ही देर में सारी रोटियां खत्म हो गई। कमरे में एक टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा। अगली सुबह जब सैनिक दरवाजा खोलकर अंदर आए तो वे हैरान रह गए। 100 की 100 रोटियां गायब थी। वे तुरंत ये खबर राजा और राजकुमारी को देने दौड़ पड़े। दरबार में फिर हलचल मच गई। राजकुमारी अब थोड़ा परेशान होने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी कहा, ठीक है, अब अंतिम परीक्षा होगी। फिर उसने आदेश दिया, मोहन को उस कमरे में ले जाओ जहां गेहूं और जौ का ढेर रखा है। सैनिक उसे एक बड़े कमरे में ले गए। कमरे के बीच में गेहूं और जौ का विशाल ढेर रखा हुआ था। दोनों अनाज पूरी तरह आपस में मिले हुए थे। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें एक ही रात में इन्हें अलग अलग करना होगा। अगर सुबह तक ये काम पूरा नहीं हुआ तो तुम असफल माने जाओगे। दरवाजा बंद कर दिया गया। मोहन कुछ देर तक उस ढेर को देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम कैसे होगा। तभी उसे फिर साधु की बांसुरी याद आई। उसने धीरे धीरे बांसुरी बजानी शुरू की। कुछ ही देर में कमरे के कोनों से हजारों चींटियां बाहर आने लगी। वे सारे अनाज के ढेर के पास पहुंच गई। फिर वे एक अजीब तरीके से काम करने लगी। चींटियां गेहूं और जौ को अलग अलग ढेरों में जमा करने लगी। पूरी रात वे बिना रुके काम करती रही। सुबह होने तक 2 अलग अलग ढेर बन चुके थे, एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ जौ। जब सुबह सैनिक दरवाजा खोलकर अंदर आए तो वे फिर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत ये खबर दरबार में दी। अब दरबार में बैठे सभी लोग मोहन की प्रशंसा करने लगे। राजा भी बहुत ही खुश हुए, लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी थी। राजकुमारी ने कहा, मोहन, तुमने मेरी तीनों परीक्षाएं पूरी कर ली, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी कहानी है जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब हमें वे कहानी सुनाओ। मोहन मुस्कुराया। वो धीरे धीरे राजा के पास गया। पहले उसने राजा के कान में धीरे से कुछ कहा। फिर वह मुड़कर दरबार की ओर देखने लगा और बोला, मेरी कहानी यह है कि एक दिन
इस राज्य के राजा ने एक चरवाहे के पैर धोए थे। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। सब लोग हैरानी से राजा की तरफ देखने लगे। राजा अचानक खड़े हो गए और जोर से बोले, ये असंभव है, ऐसी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मोहन मुस्कुराया। वो बोला, महाराज, यही तो मेरी कहानी है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। राजा समझ गए कि मोहन ने बड़ी चतुराई से उन्हें ही अपनी कहानी का हिस्सा बना दिया है। कुछ क्षण तक दरबार में सन्नाटा छाया रहा। फिर राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मोहन, तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान हो। फिर उन्होंने राजकुमारी की ओर देखकर कहा, बेटी, अब तुम्हें अपनी शर्त निभानी होगी। राजकुमारी कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं मानती हूँ कि मोहन मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। उसका घमंड अब टूट चुका था। उसने मोहन की ओर देखकर कहा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने तुरंत घोषणा कर दी, आज से मोहन इस राज्य का सम्मानित अतिथि है। उसी दिन राजा ने आदेश दिया कि महल की जेल में बंद सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। मोहन ने अपनी माँ को भी महल में बुलवा लिया। अब उसकी माँ को कभी कोई दुख नहीं सहना पड़ा। मोहन और राजकुमारी के विवाह की तैयारियां पूरे महल में शुरू हो चुकी थी। राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। महल को फूलों और दीपों से सजाया जा रहा था। दरबार में राजा, मंत्री और कई विद्वान बैठे थे। मोहन भी वहीं उपस्थित था और राजकुमारी चंद्रलेखा उसके पास खड़ी थी। तभी अचानक दरबार में एक गंभीर आवाज सुनाई दी, महाराज, क्या मुझे भी इस उत्सव में आने की अनुमति है? सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। वहीं वृद्ध साधु खड़े थे। मोहन उन्हें देखते ही तुरंत उठ खड़ा हुआ और आदर से उनके चरणों में झुक गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महात्मा, आप कौन हैं? साधु दरबार के बीच में आए और शांत स्वर में बोली, महाराज, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कभी आपकी पुत्री को शिक्षा दी थी। ये सुनते ही राजकुमारी चौंक गई। उसने तुरंत साधु को पहचान लिया। गुरुदेव, आप? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ चंद्रलेखा, मैं ही हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु ने आगे कहा, जब ये लड़का जंगल में मुझसे मिला था तब ये बहुत ही परेशान था। मैंने ही इसे यहाँ आने की सलाह दी थी। फिर उन्होंने मोहन की ओर देखते हुए कहा, मैंने इसे सिर्फ पहेलियां ही नहीं सिखाई बल्कि ये भी सिखाया कि घमंड को हराने का सबसे अच्छा तरीका विनम्रता, धैर्य होता है। राजकुमारी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे साधु के पास आई, उनके चरणों में झुककर बोली, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी बुद्धि के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने आपका भी अपमान किया और कई लोगों को भी कष्ट दिया। साधु ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन गलती समझकर उसे सुधार लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। फिर उन्होंने मोहन की ओर देखा, आज इस चरवाहे ने तुम्हें वही सिखाया है? राजकुमारी ने मोहन की ओर देखा और विनम्रता से कहा, मोहन, तुमने सिर्फ मेरी परीक्षा ही नहीं जीती, तुमने मेरे घमंड को भी हरा दिया। दरबार में बैठे सभी लोग ये दृश्य देखकर प्रसन्न हो गए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने सही समय पर सही सीख ले ली है। साधु ने दोनों को आशीर्वाद दिया, तुम दोनों हमेशा न्याय और विनम्रता के साथ इस राज्य की सेवा करना। कुछ ही देर बाद पूरे राज्य में विवाह का उत्सव हो गया। मोहन ने जमींदार को महल में बुलवाया और ब्याज सहित उसका कर्ज वापस कर दिया। उस दिन के बाद अक्सर ये कहानी सुनाते थे कि कैसे एक गरीब चरवाहे की बुद्धि और एक गुरु की शिक्षा ने एक घमंडी राजकुमारी को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी प्लीज प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।